जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंडिया ई बुक के द्वारा MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का एक सीरीज शुरू किया गया था, जिस सीरीज में हम लोग यूनिट 1 से लेके यूनिट 14 तक कवर कर लिया। मतलब पहला जो इग्नू का बुक है MPS 01 का। अभी आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं MPS 03, जिसमें हम इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, उसके जो पहला चैप्टर है उसको करेंगे। यूनिट 1 लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। तो हमारा जो बुक रिलीज होने वाला है इग्नू का, ये देखिए, इस बुक में आप लोगों को पहले सभी मतलब जो चैप्टर यूनिट है, इस यूनिट मतलब एक ही बुक में MPS 01, 02, 03, 04 मिलेगा और पहले सभी चैप्टर का समरी मिलेगा। उसके बाद जो इग्नू का किताब का क्वेश्चन है वो सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा, कैसे एग्जाम में आप लोगों को लिखना है 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद पास्ट जो 7 अटेम्प्ट्स है उनका भी सॉल्व आंसर मिलेगा। और पास्ट 6 ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मतलब इस सेशन के आखिर में हम लोग पास्ट 6 ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इग्नू का जो हर चैप्टर का मटेरियल का क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या क्या है इस हमारा यूनिट 1 में MPS 003 का। यूनिट 1 है लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन। तो पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जो हुआ था, INC, अभी मतलब कांग्रेस पार्टी को जो है वही है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर हम देखेंगे कराची रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। कराची जो पाकिस्तान में अभी लोकेटेड है, पहले तो अखंड भारत था, एक साथ था अफगानिस्तान तक। एक्चुअली अफगानिस्तान तक था एक साथ अखंड भारत में, लेकिन अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था डूरेंट लाइन को खींच के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम देखेंगे द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जो रशिया में सोशलिज्म बहुत पॉपुलर है, वही वाला सोशलिज्म। उसके बाद हम क्रिटिकल इवोल्यूशन करेंगे, द आइडिया ऑफ प्लानिंग। फिर द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स, गांधी इकोनॉमी के बारे में कैसे सोचते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर गांधीयन जो सोशल फिलोसॉफी है, समाज के ऊपर उनका जो दर्शन है, उस गांधी जी का दर्शन, वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे द कॉन्सेंसस। फिर हमारा जो आखिर में सब क्लास में देखते हैं जैसे एक्सरसाइज इग्नू का बुक का, फिर पास्ट 6 अटेम्प्ट क्वेश्चन का डिस्कशन। ठीक है, तो चलिए आज का कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। The development of aspirations of people of India unfolded themselves through the various stages of the freedom movement. तो नेशनल मूवमेंट मतलब वेरियस स्टेज के माध्यम में भारत के लोगों का जो डेवलपमेंट मतलब विकास का जो भाव, विकास का आकांक्षा, तो उनको प्रकट किया था। द वायलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंडियन पीपल टू द ब्रिटिश रूल इन 1857 and the subsequent tribal upsurge were defensive movements against foreign rule. तो जो नेशनल मूवमेंट जो था 1857 का, सिपाही म्यूटिनी, उसके बाद फिर ट्राइबल जो बहुत सारा हुआ था ट्राइबल मूवमेंट, तो उन लोगों उन मूवमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश को मतलब डिफेंसिव कर डाला था। फिर मतलब आप लोग जानते होंगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, तो रिवोल्ट के बाद उस सिपाही म्यूटिनी के बाद 1858 में एक नया एक्ट पास हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी नो मोर मतलब पूरा ख़त्म कर दिया गया था। उससे पहले मतलब 1773 पे जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तभी मतलब तो तभी कंट्रोल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, लेकिन उसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया से कंट्रोल चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा ख़त्म कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो पूरा पावर जो था इंडिया का, तो पूरा पावर चला गया क्राउन के हाथ पे। क्राउन मतलब वहाँ का जो गवर्नमेंट, रानी क्वीन कहते हैं, तो उनके मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पे चला गया था। फिर दे वर ऑलमोस्ट टोटली पॉलिटिकल, मतलब तो पॉलिटिकल थे सब, ये लगभग मतलब पूरी तरह की राजनीति की थी। बट द पीजेंट स्ट्रगल दैट ऑकर्ड सिंस द लेट 19th सेंचुरी हैड ए क्लियर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। जो 19th सेंचुरी में जो किसान का संघर्ष हुआ था, वो स्पष्ट रूप में मतलब आर्थिक दृष्टिकोण था उसमें। दे वर अगेंस्ट द oppressive land revenue system that came along with foreign rule, even though the peasants were not always aware of the colonial mechanism, and they often turned their worth on the intermediate landowners like the zamindars and मौजादार्स। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, वही मैंने जो अभी भी बोला थोड़ी देर पहले, 1858 में ब्रिटिश रूल मतलब कंसोलिडेशन हो गया था,
मतलब कंसोलिडेशन मतलब अभी मार्च कर दिया, मतलब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में पावर चला गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब खत्म कर दिया गया था 1858 में। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ द पीपल केम टू द फोर्स choosing constitutionalized strategies. Landlords formed their own obligations to demand the reduction of government revenue claims. जो जमींदार थे, जमींदार ने मतलब सरकारी राजस्व का दाबो जो था मतलब उनको मतलब कम कम करने की मांग किया था, और उन्होंने अपना मतलब सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर लिया था। साइमल्टेनियसली नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक मतलब दादा भाई नौरोजी, मतलब साथ ही साथ मतलब नौरोजी, दादा भाई नौरोजी बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा। एम जी रानाडे, फिर आर सी दत्त, उन लोगों ने मतलब आर्थिक जो शोषण है, ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसका अगेंस्ट किया था। तो उन्होंने मतलब तर्क दिया था कि जो गरीबी है मुख्य कारण में वो कॉलोनियल जो ब्रिटिश का जो शासन है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयशन, उसके वजह से ही है, औपनिवेशिक शोषण। तो भारत में गरीबी जो उन्मूलन मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए वो कॉलोनियल रूल को मतलब उसको हटाना ही पड़ेगा, तभी का वो सोच था। फिर हम शुरू करते हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस का उत्पत्ति, आईएनसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 1885 में कांग्रेस का मतलब आईएनसी जो है उसका फॉर्म हुआ था कुछ इलाइट क्लास के पीपल के द्वारा। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला मतलब उसके अंदर ही सभी मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, क्राउन का रूल था, तो मतलब भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये वाला आईएनसी का फॉर्म हुआ था। ये वाला जो आईएनसी फॉर्म हुआ ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंदर फॉर्म हुआ था। Indeed, initially they did not take up the cause of the workers and peasants, considering them as local issue. पहले मतलब वो लोगों ने मतलब वर्कर जो थे क्लास और पीजेंट जो मतलब किसान थे, उनका मतलब इशू जो था उनको मतलब रेज नहीं किया था। बट इंडिविजुअल नेशनलिस्ट वर एंगेज्ड इन फिलंथ्रोपिक वर्क्स अमंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। फिर द आईएनसी वाज फाउंडेड विथ ए मॉडेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आउटलुक। मतलब आई कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट करने के लिए सोचा जा रहा था, तो तभी क्या हुआ था, तो उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी चूज किया था, मतलब जो चूज स्ट्रेटेजी ऑफ पिटिशंस एंड परसुएशन रेदर देन प्रेशर एंड एगिटेशन। In 1893, the Congress demanded the uniform introduction of permanent settlement of land to save landholders from harassment by the government. तो गवर्नमेंट जो harassment करता था उनके सोल्यूशन में एक यूनिफॉर्म इंट्रोडक्शन करना चाहते थे परमानेंट सेटलमेंट के लिए। फिर क्या हुआ, फिर 1895 में डॉक्टर एनी बेसांत, पता होगा आप लोगों को, उनका नाम बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत काम किया, भारतीय नहीं थे, तो वो फाउंडर थे इंडियन होम रूल लीग के, और साथ ही साथ वो लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी। उन्होंने एक मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल को बनाया था। तो इस बिल के एक दैट गारंटी, इस बिल का मतलब इस बिल गारंटी देता था जो पीपल है एवरी सिटीजन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, inviolability of others' house, right to property, equality before the law, and in regard to admission to public offices, right to present claims, petition and complaints, and the right to personal property. At a special session at Bombay का जो 17 अधिवेशन हुआ था 1980 में, on Montego Chelmsford report, the Congress demanded that a new Government of India Act contain a declaration of the rights of Indians containing, among other things, equality before the law, protection in respect of liberty, life and property, freedom of speech and press, and right of association. तो ये सब बॉम्बे अधिवेशन में हुआ था। फिर मतलब एक के बाद एक जो काम किया था कांग्रेस ने वो सीरियल वाइज लिखा हुआ है। उसके बाद है 1925 का। इन 1925 ए सब कमिटी सेटअप बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। तो ऑल पार्टीज का कॉन्फ्रेंस हुआ था 1925 में। पार्टीज मतलब आईएनसी को छोड़ के भी बहुत सारे पार्टी थे, तो उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसका मतलब चेयरमैन थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी प्रिपेयर्ड ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल दैट डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस from village upwards, the village, the taluka, the district, then province and the India. मतलब विलेज गांव से लेके मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड किया गया था। इट ऑल्सो डिमांडेड द राइट्स टू लिबर्टी। इस बिल के द्वारा मतलब राइट टू लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ ड्यूलिंग एंड प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन। उसके बाद फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। इनका मतलब फॉर्मेशन के लिए मतलब बहुत सारा राइट के लिए भी डिमांड किया गया था उस टाइम पे।
और भी है जैसे फ्री एलिमेंटरी एजुकेशन, यूज ऑफ रोड्स, पब्लिक प्लेसेस, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड द लाइक, इक्वलिटी बिफोर द लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी एंड फ्रीडम ऑफ सेक्सेस, मतलब मेल फीमेल के फीमेल यहाँ पे। फिर है मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट था 1928 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। द मोतीलाल नेहरू कमिटी रिपोर्ट ऑफ 1928 incorporated all these demands and added the right of all citizens to the right of habeas corpus। ये एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स मतलब प्रोवाइड करता है, जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आप लोगों को पता होगा हाबीज कॉर्पस के बारे में। हाबीज कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, तो वहाँ पे मतलब जो हमारा अगर मतलब जो फंडामेंटल राइट्स या कोई भी हमारा राइट वायलेट हो गया, तो मतलब हम लोग फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुआ तो हम लोग आर्टिकल 32 लेके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आर्टिकल 220 के तहत फंडामेंटल राइट साथ साथ कुछ कोई भी राइट अदर जो भी राइट है वो राइट को लेके हम आर्टिकल 226 लेके हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो तभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मतलब कुछ मतलब उनके पास जो पावर है वही राइट देने का पावर है, तो वो लोग राइट इशू करते हैं। उसमें से एक राइट है जैसे हबीज कॉर्पस टू हैव द बॉडी, मतलब कोर्ट को आपको सशरीर में देखना है, वही ऑर्डर पास करते हैं। मतलब पुलिस वाला पकड़ लीजिए आपको उठा के ले गया और 24 आवर्स के अंदर मतलब आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर नहीं किया, तो तभी आप हबीज कॉर्पस फाइल कर सकते हैं, आप या आपके रिलेटिव, तभी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, वही हबीज कॉर्पस वाला राइट पास करेगा। राइट मतलब यहाँ पे ऑर्डर ही है, कोर्ट का एक प्रकार का ऑर्डर। ठीक है, आप लोगों को आशा करता हूँ पता है। आर्टिकल 32 रेफर कीजिए और पाँचों राइट के बारे में मतलब पढ़ के रखिए। और भी है, मैंडामुस है, उसके बाद सर्जरी है। ठीक है, it will be seen that although the above demands had certain economic implications, the demands were essentially potential and elitist. It was not until the appearance in the sense of Gandhi that the socio-economic problems of the common people came to focus. Gandhi brought the common people into national politics। तो गांधी जी ने कॉमन पीपल जो आम आदमी थे उन लोगों को पॉलिटिक्स में लाके खड़ा कर दिया था। ही हैड टू रिफ्लेक्ट देयर एस्पिरेशन, वो उन लोगों का जो एस्पिरेशन थे, आकांक्षा था, उनको मतलब रिफ्लेक्ट करते, उनका सामने रखते थे, मतलब गवर्नमेंट का मतलब आईएनसी का सामने रखते थे, और आईएनसी के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा जाता था। फिर गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन एमोंग द अर्लीस्ट गांधीयन एक्टिविटीज in the socio-economic field were his visit to Champaran in Bihar to give the peasants from exploitations of British indigo planters। इंडिगो का मतलब है नील, मतलब जो ब्लू कलर नील चाष पहले होता था, तो उसका जो फार्मर थे उन लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट करके मतलब वो लोग नहीं चाहते थे वो नील चाष करने के लिए, वो मतलब इंजूरियस होता था हेल्थ के लिए भी, और वो मतलब इतना मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है उन लोगों के लिए, और जो ज़मीन है उसको भी मतलब बर्बाद कर देता था इंडिगो। तो इसके कारण मतलब गांधी जी ने मतलब चंपारण से उनका जो उन्होंने जब अफ्रीका से लौट के गांधी जी, तभी तो मतलब महात्मा नहीं था उनका नाम, एम के करमदास गांधी जी था, मोहनदास करमचंद गांधी था। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी चंपारण में गए, मतलब बिहार के धरती, तो वहाँ से मतलब जब भी उन्होंने सक्सेसफुल हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट में इस इंडिगो, तो वहाँ से ही मतलब उनको बिहार के धरती से मतलब वही महात्मा का नाम मिला था। ये वाला सक्सेस के बाद ही वो महात्मा हुए थे। तो उन्होंने अगेंस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। हिज इनिशिएशन ऑफ पीजेंट सत्याग्रह एट कायरा इन गुजरात, पीजेंट सत्याग्रह भी किया था गुजरात में अगेंस्ट द रेवेन्यू डिमांड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हिज इंटरवेंशन इन लेबर डिस्प्यूट्स इन सराबाई टेक्सटाइल मिल्स एट अहमदाबाद जो मिल था उसके बारे में वहाँ पे भी मतलब कर्मचारी लोगों के लिए आंदोलन किया था उन्होंने सत्याग्रह। हम लोगों ने इस सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस हम लोगों ने जो यूनिट 13 है हमारा MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी का, उससे रिलेट कीजिए, याद आ जाएगा, वहाँ पे भी हम लोगों ने क्या था ये वाला टॉपिक। फिर द 3 एपिसोड्स इन द अर्ली लाइफ ऑफ गांधी सजेस्ट दैट व्हेयरएज गांधी टुक ए क्लियर anti-imperialist position, he was in favor of solving class conflict within the Indian society through persuasion. He was not in favor of class struggle within the Indian society। जो इंडियन सोसाइटी के अंदर क्लास स्ट्रगल चलता था, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो इसके अगेंस्ट में थे गांधी जी। In fact, the Ahmedabad experience seems to have led him pronounce his famous theory of trusteeship that advised the owing class to behave as the trustees of the national wealth in the interest of the working class। तो गांधी जी मतलब वर्किंग क्लास के ऊपर ही बिलीव करते थे,
उनका जो ट्रस्ट था वो वर्किंग क्लास के ऊपर ही बिलीव था। इनफैक्ट इट वाज प्रोबेबली ड्यू टू हिज इन्फ्लुएंस दैट अहमदाबाद टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन kept away from All India Trade Union Congress when it was set up in 1920. Even the Congress leaders did not join it until the party's गया कॉन्फ्रेंस इन 1922। गया मतलब बहुत ही फेमस लोकेशन है बिहार का, वहाँ के गया के पास, गया में ही, गया मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बुद्धि गया लोकेटेड है, पता होगा आप लोगों को। While the Congress fought for the interest of the peasants and farmers, many of whom actively participated in its satyagrahas, it was not until about the end of the freedom movement। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था तो वो तो मतलब वर्कर्स और पीजेंट्स उन लोगों के लिए ही मतलब गांधी जी ने शुरू किया था। उसमें मतलब जो नेशनल कांग्रेस थे उनके भी बहुत सारे लीडर मतलब ज्वाइन किए थे उनके सत्याग्रह में, और ये जो उनका जो सत्याग्रह एक के बाद एक वो चलता रहा भारत का मतलब स्वाधीनता तक, फ्रीडम मूवमेंट तक चलता रहा। इट रेज्ड द डिमांड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म के लिए भी डिमांड उठाया था उन लोगों ने। दैट इज एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी एंड अदर इंटरमीडियरी राइट्स इन लैंड एंड ग्रांट ऑफ ओनरशिप टू टिलर्स ऑफ लैंड। इन फैक्ट एज अर्ली एज 1893 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांडेड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड, जैसे हम लोगों ने आईएनसी में पढ़ के रखा था, जो परमानेंट सेटलमेंट का डिमांड किया था नेशनल कांग्रेस ने, as in Bengal, in order to protect the landlords against harassing extortions of landlords in the रावतरी एरियाज, जो रावतरी एरिया थे उस एरिया में। ठीक है, तो अगला हम देखेंगे गांधी जी का वही कंट्रीब्यूशन, ये है वाला, गांधी जी सब्सटेंस ऑफ स्वराज। ऑन January 26, 1930, congressmen all over the country took the pledge of complete independence as demanded in the Lahore resolution of December 1929। तो ये बहुत मतलब ये वाला डेट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक मतलब जीके करंट अफेयर सब कुछ का टॉपिक है। 26 जनवरी जो है हमारा क्या है, अभी रिपब्लिक डे है ना। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना। क्यों से सेलिब्रेट करते पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था 26 दिसंबर 1950 को, मतलब हमारा 1949 को हम लोगों ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इम्प्लीमेंट कब किया था हम लोगों ने, 2 महीने बाद, और 26 जनवरी को 1950 में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। क्यों ऐसा 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 हुआ था, जो हमारा लाहौर रिजोल्यूशन था उसमें मतलब 1929 से मतलब पूर्ण स्वराज्य जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस उसका डिमांड किया गया था कांग्रेस के द्वारा, आईएनसी के द्वारा। तो भारत मतलब तभी मतलब भारत का झंडा लहरा लिया था उन लोगों ने, और वो लोग मतलब मानते थे, जवाहरलाल नेहरू जी मानते थे इंडिया मतलब पूर्ण स्वराज हो गया है। तो तभी से मतलब 26 जनवरी हर साल मतलब 29 से के बाद जो 1930 में से शुरू हुआ, तभी से मतलब हर साल मतलब इंडिपेंडेंस का फ्लैग मतलब वो लोग उठाते रहे। तो इसके कारण ही मतलब 26 जनवरी को इंडिया चाहते थे कि मतलब वो जो पुराना जो ट्रेडिशन था 1930 से चला आ रहा था, तो उस ट्रेडिशन को रखने के लिए लागू किया। और अभी मतलब 26 जनवरी हमारा भारत का रिपब्लिक डे है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हैं, याद रहेगा आप लोगों को। तो गांधी जी का जो सब्सटेंस है एक एक करके देखेंगे। पहले है टोटल प्रोहिबिशन, उसके बाद है रिडक्शन ऑफ पाउंड रुपी एक्सचेंज रेशियो फ्रॉम 1 शिलिंग 6 पेंस टू 1 शिलिंग 4 पेंस। तो पाउंड रुपी जो ट्रांजेक्शन था वो 1 शिलिंग इक्वल टू 6 पेंस था, उसको रिड्यूस करके 4 पेंस करना था, तो वो पुराना करेंसी है। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू बाई एटलीस्ट 50%, जो लैंड रेवेन्यू लेते थे उसको रिड्यूस करना था। एंड मेकिंग इट सब्जेक्ट टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल, मतलब आइन के द्वारा जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए वो कुछ मतलब एक्ट के द्वारा लिया जाए। उसके बाद एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, सॉल्ट के ऊपर जो नमक के ऊपर जो टैक्स था उसको एबोलिश करना। फिर रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाई एटलीस्ट 50% टू बिगिन विथ, तो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है उनको भी मतलब कमाना चाहते थे गांधी जी। रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड सर्विसेज बाय हाफ और लेस सो एज टू स्वीट द रिड्यूस्ड रेवेन्यू, मतलब जो लोग ऊंचे पद के कर्मचारी थे उनका हाई सैलरी था, उनके सैलरी से मतलब वो जो टैक्स कम हो जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम होगा ना गवर्नमेंट को चलने के लिए, तो वो एडजस्ट करने के लिए जो हाई पोजीशन में हाई ग्रेड में जॉब करते थे तभी उन लोगों का सैलरी से मतलब कटौती करके। फिर प्रोटेक्टिव टैरिफ ऑन फॉरेन क्लॉथ,
उसके बाद पासेज ऑफ द कोस्टल टैरिफ रिजर्वेशन बिल, फिर डिस्चार्ज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स से दोज कंटेम्प्ट फॉर मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर और ट्रायल बाय ऑर्डिनरी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स एंड विड्रॉल ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस। जो लोग मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर थे, मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर, अदर कोई नहीं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उन लोगों का जो चार्ज था उनसे मतलब मुक्ति। तो एक्चुअली इसके बारे में भी एक अच्छा टॉपिक है। एक्चुअली जो हमारा भगत सिंह थे उनका जो फांसी हो गया था, तो भगत सिंह को मतलब बचाने की ट्राई किया था गांधी जी ने, और उन्होंने जो राउंड टेबल होता था लंदन में, 3 राउंड टेबल हुआ था, आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पे मतलब नहीं गए थे गांधी जी इसके अगेंस्ट में। फिर मतलब वो चाहते थे मतलब जो भी पॉलिटिकल मतलब प्रिजनर है उन लोगों को रिलीज कर दिया जाए। तो उनके ख्याल में से मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर भगत सिंह मतलब तो पॉलिटिकल प्रिजनर ही है, तो उनको भी मतलब मिल जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भगत सिंह उनके हाथ पे जज तो उनका था, तो उनके हाथ पे कंट्रोल था। उन लोगों ने मतलब भगत सिंह को टेररिस्ट मतलब डिक्लेयर कर दिया था ऐसे। मतलब वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे, तो पॉलिटिकल प्रिजनर होने से मतलब उनका मुक्ति मिल जाता था। तो गांधी जी ने जो सोचा था, सोच के गए थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन जब आए तब तक मतलब उनका फांसी हो गया था भगत सिंह जी का। तो बहुत दुखदायी घटना था। मैंने बता दिया आप लोगों को, आप लोगों का बहुत सारे मतलब मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा मिसकॉन्सेप्ट है उनके बारे में, मतलब मिसपरसेप्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब गांधी जी ने कुछ ट्राई नहीं किया था, उन्होंने पूरा अपने आप से पूरा ट्राई किया था, लेकिन पूरा कंट्रोल तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पे था ना। तो उनका भी जज था, तो उनका जज ने उनको मतलब पॉलिटिकल, एक्चुअली तो भगत सिंह ने जो एक्टिविटी किया था वो पॉलिटिकल ही था, लेकिन फिर भी उनको रिहा नहीं किया था। बाकी बहुत सारे लोगों को रिहा कर दिया था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं डिक्लेयर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अगला जो है कदम, उन्होंने एबोलिशन ऑफ सीआईडी और अदर पॉपुलर कंट्रोल, फिर इशू ऑफ लाइसेंसेस टू यूज फायर आर्म्स फॉर सेल्फ डिफेंस सब्जेक्ट टू पॉपुलर कंट्रोल, इन सब के ऊपर भी उन्होंने काम किया था। फिर हम देखेंगे कराची का रिजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। कराची जो है पाकिस्तान का पहले भारत का एक हिस्सा था, वही कराची का जो रिजोल्यूशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में। द रिजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी दैट वाज पास्ड इन 1931 वाज द फर्स्ट क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। It was down that the organization of economic life must conform to the principle of justice to the end that it must secure decent standard of living. में जो पारित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कराची अधिवेशन का प्रस्ताव स्वतंत्रता आंदोलन की सामाजिक आर्थिक सामग्री का पहला स्पष्ट बयान था। यह निर्धारित करता था कि आर्थिक जीवन के संगठन के न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, अंत तक कि उसे एक सभ्य जीवन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जाए। The state would safeguard the interest of the workers and secure for them by suitable legislation. राज्य उपयुक्त कानून के द्वारा श्रमिकों के हित की रक्षा करेगा और उनके लिए सुरक्षित करेगा। चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज एंड माइंस वेयर टू बी बैंड। जो चाइल्ड लेबर से फैक्ट्रीज के, उनको कंप्लीटली बैंड किया जाए फैक्ट्रीज और माइंस पे। पीजेंट्स एंड वर्कर्स वुड बी फ्री फ्रॉम यूनियंस। तो लोग मतलब यूनियन फॉर्म कर पाए। फिर peasants were promised an equitable adjustment of the burden on agricultural land, immediate relief to the small peasantry through substantial reduction of rent and revenue, exemption in the case of uneconomic holding, and imposition of graded agricultural income tax. तो किसानों को कृषि भूमि पर जो बूझ का एक समान समायोजन, लगान जो होता है, लगन मतलब टैक्स, और राजस्व में पर्याप्त कमी के माध्यम से छोटे किसानों को तत्काल राहत, गैर आर्थिक अनइकोनॉमिकल जोत के मामले में छूट और श्रेणीबद्ध कृषि आयकर लगाने का वादा किया गया था। ठीक है। डेथ ड्यूटीज एट ग्रेजुएट रेट ओवर प्रॉपर्टी above a limit were investigated. Relief of agricultural indebtedness and control of usury, direct and indirect, were promised. Military expenditure would be reduced. The state would also provide military training to its citizens. तो स्टेट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा सिटीजन को, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी कमाने का बात हुआ था कराची रिजोल्यूशन में।
द सीलिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट सैलरी वुड बी ₹500। तो मैक्सिमम लिमिट दिया गया था ₹500 सिविल सर्वेंट्स के लिए, ठीक है। द स्टेट वुड प्रोटेक्ट इंडिजीनियस क्लॉथ अगेंस्ट फॉरेन क्लॉथ। तो स्टेट का ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि इंडिजीनियस मतलब इंडिया में जो खुद डेवलप्ड हुआ क्लॉथ उनको मतलब प्रोटेक्ट करे, जो मतलब फॉरेन क्लॉथ्स के अगेंस्ट पे। करेंसी एंड एक्सचेंज वुड बी रेगुलेटेड इन नेशनल इंटरेस्ट। जो करेंसी है और जो एक्सचेंज रेट है वो भी मतलब रेगुलेट हो नेशनल इंटरेस्ट पे, पूरा भारत के इंटरेस्ट पे। द स्टेट वुड ओन और कंट्रोल की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, मिनरल रिसोर्सेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स। मतलब जो गवर्नमेंट है मतलब स्टेट है हमारा भारत, तो भारत का जो स्टेट वो गवर्नमेंट मतलब कंट्रोल करेगा कि इंडस्ट्रीज और सर्विस, जैसे कि मतलब स्टील इंडस्ट्री पकड़ लीजिए, उसके बाद रेलवे सेक्टर में रेलवे, फिर मिनरल इंडस्ट्री जो है वो सब अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल पे ही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वही रेलवेज। फिर व्हेन द कांग्रेस पार्टी केम टू पावर इन सेवरल प्रोविंसेस इन 1937। तो कांग्रेस पार्टी सेवरल स्टेट में पावर पे आ गई थी, सेवरल प्रोविंसेस में, पहले प्रोविंस कहा जाता था। दे ट्राइड टू डिलीवर ऑन सम ऑफ हिज प्रोमिसेस ऑफ द प्रोमिसेस। तो उनका जो प्रोमिस किया गया था कराची रिजोल्यूशन का, उन लोगों ने ट्राई किया उस प्रोमिस को मतलब वास्तव करने के लिए। बट दे हेल्ड पावर फॉर ए लिटिल ओवर 2 years। लेकिन उनके पास मतलब पावर जो था वो 2 सालों के लिए ही था, तो इतना वो लोग कुछ कर नहीं पाए। बिसाइड्स दे आर वेयर प्रेशर्स फ्रॉम यूरोपियन एंड नेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट। तो बहुत सारा प्रेशर था यूरोपियन की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से पकड़ लीजिए। द प्रोमिसेस वेयर ओनली पार्शियली फुलफिल्ड। मतलब थोड़ा थोड़ा कर पाए, जस्ट पार्शियली, फुल्ली कोई भी प्रोमिस को मतलब नहीं कर पाए फुलफिल। अबाउट 20 years आफ्टर कराची सेशन हुआ था 1931 में। अबाउट 20 years आफ्टर कराची सेशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली एनरिच्ड द प्रोमिसेस मेड इन 1931। तो भारत के संविधान जो बनाया गया था तो मतलब कराची के मतलब जो सेशन के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रोमिस हुआ था हम भारत के लोग के लिए ऐसे ऐसे होगा, वो उसको फॉलो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था तो कराची रिजोल्यूशन से वो वाला टॉपिक उन्होंने दिया डाला था, वही एक ही आदमी थे तभी, ठीक है। अगला जो है वो है द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अभी हम रशिया में चले जाएंगे, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब सोशलिज्म वर्ड अगर सुन ली तो पहले रशिया फिर चाइना, आप लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाता है, मेरा भी दिमाग में आ जाता है द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। तो द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन October 1917 created an interest in socialism in India and small socialist groups emerged in the urban centers। तो बोल्शेविक एक प्लेस है रशिया में, रशिया नहीं यूएसएसआर था पहले, यूनियन सोवियत सोशल सोवियत ऐसे यूनियन ऐसा था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर कहा जाता था अभी, मतलब तो रशिया है। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था अक्टूबर 1917 पे। अक्टूबर 1917 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ने भारत में मतलब समाजवाद का रुचि पैदा कर दिया था और शहरी केंद्रों में छोटे समाजवादी मतलब सोशलिस्ट समूहों का उदय हो गया था तभी। Completion of the first 5-year plan by the USSR in 1934 created an enthusiasm for planning in India। 1934 का जो यूएसएसआर द्वारा पहली पंचवार्षिक योजना का पूरा करने से भारत में योजना बनाने के लिए उत्साह पैदा हो गया था। जवाहरलाल नेहरू, who had shown great admiration of socialism as early as 1928, delivered his presidential address to the Lucknow session of the Indian National Congress, announcing his conviction that the only solution of the world's problem and the India's problem lies in socialism। तो जवाहरलाल नेहरू जी का सोच था कि सोशलिज्म ही भारत का प्रॉब्लम और पूरा विश्व का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये समाजवादी तंत्र, ठीक है। द स्टेटमेंट created an ideological rift within the top leadership of the Congress। Sardar Vallabhbhai Patel issued a statement to the effect that he had ideologically differences with Nehru on matters like the nature of capitalism। तो इस बयान ने कांग्रेस की मतलब शीर्ष जो नेता थे उनके भीतर एक वैचारिक दरार पैदा कर दिया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में लोकेटेड है, पता है आप लोगों को, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आशय का एक बयान जारी किया कि
जो कैपिटलिज्म है पूंजीवाद की प्रकृति जैसे मामले पर नेहरू के साथ उनके वैचारिक मतभेद थे। उनका मतलब वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे नेहरू का आइडियोलॉजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आइडियोलॉजी इस मामले में कैपिटलिज्म के मामले में मतलब अलग था। उसके बाद द आइडिया ऑफ प्लानिंग, तो कैसे प्लान किया गया, योजना का विचार। It has been seen that the idea of planning has acquired popularity in 1934. Jawaharlal Nehru was succeeded as Congress president by another radical young man, Subhash Chandra Bose. He set up a national planning committee with Jawaharlal Nehru as chairman and Professor K.T. Shah as secretary. यह देखा गया कि जो योजना बनाने का विचार 1934 में लोकप्रियता हासिल कर ली थी। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एक अन्य कट्टरपंथी युवक जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा मतलब सफल बनाया गया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष और प्रोफेसर के टी शाह के सचिव के रूप में थे। फिर in 1940 a group of industrialists led by G.D. Birla prepared what is known as Bombay Plan। तो उसके बाद बॉम्बे प्लान बनाया गया 1940 में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, तो जब वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म हो रहा था तभी एम.एन. राय, ए लीडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड नाउ ए रेडिकल ह्यूमनिस्ट, पब्लिश्ड ए पीपल्स प्लान। उन्होंने एक पीपल्स प्लान भी पब्लिश किया था वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो रहा था तभी। अनलाइक द बॉम्बे प्लान, it primarily emphasized agriculture and advocated nationalization of land and liquidation of rural indebtedness। ठीक है, तो फिर नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स, तो गांधी जी का व्यू जो है इकोनॉमी के ऊपर, अर्थशास्त्र के प्रकृति के ऊपर वही देखेंगे हम। It will be wrong to see that 1930 substance of independence statement of Gandhi as either the whole or the core of Gandhi's economic ideas। गांधी के जो 1930 के स्वतंत्रता के पद के बयान को ये तो संपूर्ण या गांधी के आर्थिक विचारों के मूल के रूप में देखना गलत होगा। गांधी इकोनॉमिक आइडियाज कैन नॉट बी फुल्ली डिस्कस्ड इन प्रेजेंट यूनिट, मतलब इस चैप्टर में नहीं किया गया है। suffix it has said that it was dynamic and evolved from his pamphlet on Hind Swaraj written in 1907 through a long course of his leadership of the Indian national movement। Initially, he opposed machines as instruments of imperialist exploitation and deprivation of common masses of the people. Later, he watered down his opposition to machines. Although his life, however, he insists upon the spinning wheel, मतलब उनका जो चरखा था उसके बारे में कहा जा रहा था। उन्होंने अपोज किया था पहले मशीनरी का, फिर उन्होंने मतलब उनका अपोजिशन को ले डाउन कर दिया था। He insists upon the spinning wheel which could give the poorest Indian villagers, particularly women, as a means of independent earning। तो उन्होंने मतलब चरखा का बहुत यूज़ किया था और चरखा वुमेन लोगों को भी प्रोवाइड किया था और एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो अर्निंग का फीमेल लोगों के लिए, वुमेन लोगों के लिए। इनिशियली ही अपोज द क्लास contradiction by means of his theory of trustship and change of heart of owners to solve the problem of exploitation। पहले उन्होंने क्लास कॉन्ट्रडिक्शन का भी मतलब अपोज किया था। फिर towards the end of his life he appears to have grown disillusioned about the prospect of change of heart। he even ceased to emphasize the need for revival of the आइडियलिक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। तो गांधी जी ने आपको पता होगा गांव के ऊपर भी बहुत जोर दिया था। बट गांधी नेवर इग्नोर्ड द कॉमन मैन एंड वेंट टू स्ट्रेसिंग द नीड फॉर रिवाइवल ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो कभी भी उन्होंने इग्नोर नहीं किया था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का है और कॉटेज इंडस्ट्री है, वो चाहते थे मतलब उनका मतलब रिवाइवल हो। इट इज़ interesting to note that National Planning Committee's subcommittee on agriculture headed by Gandhian J.C. Kumarappa recommended an integrated policy of land reform beginning with abolition of jamidari and other intermediate rights and processing to grant of tenancy to the cultivator and imposition of ceiling on agricultural land holding। तो उसके बाद गांधी जी का जो सोशल फिलोसॉफी है, व्हाट इज गांधीयन फिलोसॉफी, और जिसे हम गांधीइज्म कहते हैं, वही गांधी जी का सामाजिक दर्शन। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट गांधी जी's इकोनॉमिक थिंकिंग वाज ए पार्ट ऑफ हिज ब्रॉडर सोशल विजन ऑफ
सर्वोदया upliftment of all, and that was originally conceived as अंत्योदया unto the last। वही जो सर्वोदया और अंत्योदया, सर्वोदया मीन्स है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ये वाला अगर एग्जाम में आप लोग लिखिए सर्वोदया अंत्योदया और अंडरलाइन कीजिएगा एग्जाम में सर्वोदया और अंत्योदया। सर्वोदया का मीनिंग है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सबका विकास, और अंत्योदया मतलब अन टू द लास्ट, मतलब एक बार लास्ट बेंच में जो बैठा हुआ है उसका भी विकास। ठीक है, मोदी जी जो बोलते हैं अभी वही सर्वोदया अंत्योदया, सबका साथ सबका विकास, यही वाला ही कॉन्सेप्ट है गांधी जी का। ठीक है, कॉपीट। ये ये याद रखना आवश्यक है कि गांधी की आर्थिक सोच सर्वोदया की उनकी व्यापक सामाजिक दृष्टि का एक हिस्सा थी, जिसे मूल रूप में अंत्योदया के रूप में माना गया था। Towards this aim, he devoted a major part of his constructive program towards the abolition of untouchability and the upliftment of the peoples he called the Hindus, now called Dalits। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा छुआछूत के उन्मूलन और लोगों के उत्थान के लिए समर्पित किया, जिसे उन्होंने हरिजन मतलब जो दलित कहा जाता है। Though he did not present a separate economic program for them, his Pune Pact with Dr. B.R. Ambedkar gave them a political status in British India's electoral system that was retained in independent India। हालांकि उन्होंने उनके लिए एक अलग मतलब आर्थिक कार्यक्रम पेश नहीं किया था, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी के साथ ब्रिटिश भारत की चुनावी जो प्रक्रिया है इलेक्टोरल सिस्टम में एक राजनीतिक दर्जा दिया था उन्होंने, जिसे स्वतंत्र भारत में बरकरार रखा गया था। मतलब अभी जो स्वतंत्र भारत में जो थे इलेक्टोरल सिस्टम वही वाला ही है गांधी जी का एडवाइस किया वाला। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी मैंशनड दैट द स्पाइनिंग व्हील gave the women an amount of economic independence through their own labor। वो जो स्पाइनिंग व्हील था गांधी जी का चरखा, उस चरखा के बारे में, वो चरखा उन्होंने मतलब वोमेन लोगों के लिए मतलब जो इनकम का सोर्स यूज़ किया गया था। हम लोगों ने इकोनॉमिक जो गांधी जी का इकोनॉमिक सोच उसमें देखा था। It should also be mentioned that it was Gandhi's satyagraha that brought the women into the arena of politics and liberated them from their domestic bondages। मतलब कितना बड़ा लाइन तब कहते उन्होंने किया था, बहुत बड़ा काम है। यह मतलब उल्लेख किया गया जाना चाहिए कि मतलब ये गांधी जी का सत्याग्रह था, मतलब जिसने महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में लाया। ये भी एक मतलब उनका सत्याग्रह ही है, जिसने महिला लोगों को पॉलिटिक्स में लाया और उन्हें अपने घरेलू बंधनों से मुक्त किया। एक्चुअली क्या है, अगर मतलब पकड़ लीजिए आपका दो हाथ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो पकड़िए दोनों हाथ में एक हाथ मेल है एक हाथ फीमेल है। आप मतलब किसी भी कंट्री का मतलब आपका संपूर्ण विकास होगा क्या एक हाथ को छोड़ के? पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। आपका पूरा विकास जब होगा तो एक हाथ को छोड़ के होगा क्या? पूरा बॉडी का विकास होने से मतलब दोनों हाथ का ही तो विकास जरूरी है। एक हाथ फीमेल है एक हाथ मेल है, इसलिए मतलब वुमेन लोगों का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उन लोग भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उन लोग भी लिबरल होना चाहिए। इसके इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया था तभी, और इनका ये भी एक सत्याग्रह ही था। ठीक है, अगला जो है टॉपिक वो हम लोग देखते हैं, आखिर लास्ट टॉपिक में आ गए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। द कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब होता है आम सहमति, मतलब सब लोगों का सहमति जो होता है वही। द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज अलोन एनीथिंग एल्स ए मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसी भी चीज से ऊपर राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन था। इट हैड टू मोबिलाइज डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट्स। ये विभिन्न समूहों और हितों का संगठित मतलब चेष्टा था। इट वॉज संगठित मतलब प्रयास था। इट वॉज नेसेसरी टू अवॉइड contentious issues that might divide the people and alienate sections of them. Yet no politics is without economics, and to mobilize the largest section of the people, it was necessary to reflect their socio-economic aspirations. Thus, there appears to have crystallized three broad aspirations about the economy of an independent India। तो मैंने ऐसे क्यों पढ़ा? क्रिस्टलाइज वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी है इग्नू ने। तो क्रिस्टलाइज ये वाला तीन जो थ्री एपियर्स दास देयर एपियर्स
to have crystallized three broad aspirations, तीन बड़ा आकांक्षा about the economy of an independent India. ठीक है, ये क्या क्या है तीन बड़ा आकांक्षा, ये देखिए, यही है हमारा तीन बड़ा आकांक्षा इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी. पहला है ए कैपिटलिस्ट ड्रीम ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया अंडर मिनिमल स्टेट कंट्रोल एंड स्टेट सपोर्ट. A Gandhian view of basically rural and self-sufficient economy with the minimal state control and large industry. A socialistic view of an industrialized India under strong state control and leadership. यही तीनों है बड़ा आकांक्षा, तीन बड़ा आकांक्षा इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेंसस में कॉन्सेंसस खुद ही इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेंसस ने पूछता नहीं एग्जाम में, मतलब डायरेक्ट कॉन्सेंसस नहीं पूछेगा, आम सहमति के बारे में नहीं पूछेगा, आपको ही क्रिस्टलाइज इस बार लाइन उठा के दे देगा. मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में, अगले स्लाइड में, रुकिए. There could be no, उसके बाद है as a result of the ideological debates evolved a basic minimum consensus on the course of economic development of India. फिर there could be no development without political freedom. तो पॉलिटिकल फ्रीडम अगर नहीं रहा तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा. ए सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टेट कंट्रोल वाज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी. कुछ कंट्रोल की ज़रूरत है स्टेट का इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के कंट्रोल करने के लिए. फिर बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी नेशनलाइज. जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है वो नेशनलाइज करना चाहिए, जैसे कि माइंस वगैरह. ठीक है. देयर वाज ऑल्सो एन ओवरवेलमिंग ओपिनियन दैट जमींदारी एंड अदर इंटरमीडियरी राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी एबोलिस्ड. जो जमींदारी जो सिस्टम है उसको भी एबोलिश किया जाए. ठीक है. फिर कॉन्सेंसस का अगला जो पॉइंट है, द बेसिक कॉन्सेंसस वाज समव्हाट इनएडुकेटली रिफ्लेक्टेड इन कांग्रेस मैनिफेस्टो. तो मैनिफेस्टो क्या होता है पता है? जो इलेक्शन के पहले जो छपाया जाता है वही मैनिफेस्टो. तो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो छपाया था, कांग्रेस मैनिफेस्टो ऑन द ईव ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शंस इन अर्ली 1946. एक्चुअली क्या है, मतलब 1947 से पहले भी इलेक्शन हुआ था ये भारत में. तो तभी का जो इलेक्शन होता था उसमें भी बहुत सारे पार्टी थे, सिर्फ कांग्रेस नहीं थे, और भी छोटे छोटे पार्टी थे. जिन्ना के भी पार्टी आप लोगों को पता होगा, मुस्लिम लीग. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे पार्टी हुआ करते थे तभी. तो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसके बारे में कहा जा रहा है, द बेसिक कंसेंसस वाज somewhat inadequately reflected in the Congress manifesto on the eve of the provincial assemblies elections in early 1946. 1946 के शुरुआत में जो प्रांतीय विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर कांग्रेस की घोषणा पत्र जो था, घोषणा पत्र में यह बुनियादी सहमति, मतलब वही कॉन्सेंसस के बारे में दिया गया था. We call it inadequate because the 1946 elections were held on the basis of a franchise determined by property qualifications to only 15% of the British Indian population and did not have to reflect the aspirations of the poorer sections of the people that comprise the 85% of the population. पहले जो इलेक्शन होता था मतलब वो फ्रेंचाइजी इलेक्शन होता था, मतलब सभी आदमी वोट देने नहीं जाते थे, कुछ पर्टिकुलर लोग जाते थे. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 15% और 85% वोट देने नहीं जाते थे. 15% लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे. ऐसे इलेक्शन होता था, उसको फ्रेंचाइजी इलेक्शन कहा जाता था. However, the Congress swept the elections in all the non-Muslim majority provinces and even the Muslim majority province of the North-West Frontier province. तो कांग्रेस ने हार गए थे, मतलब नॉन मुस्लिम मेजोरिटी थे और जो मुस्लिम मेजोरिटी थे वहाँ पे भी वो लोग स्विफ्ट हो गए थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में. In that manifesto, the party promised to encourage, modernize, and rapidly extend industry, agriculture, and social services and public utilities. इन घोषणा पत्रों में पार्टी ने उद्योग, कृषि, सामाजिक सेवा और सार्वजनिक जो सर्विस है उनके मतलब ऊपर सुधार के लिए मतलब प्रॉमिस किया था, एनकरेज भी किया था पीपल को. द स्टेट मस्ट देयरफॉर ओन एंड कंट्रोल की एंड बेसिक इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज, मिनरल रिसोर्सेज. उसके बाद ही मतलब स्टेट मतलब जो बेसिक जो है उसको कंट्रोल करने लगी. करेंसी एक्सचेंज, बैंकिंग, क्या क्या कंट्रोल करती थी स्टेट. अभी भी ऐसा ही है. इंडस्ट्री जो मेजर इंडस्ट्री है जैसे स्टील इंडस्ट्री, जो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL है हमारा गवर्नमेंट के. उसके बाद मिनरल रिसोर्स में भी गवर्नमेंट के हाथ पे कंट्रोल है. रेलवे तो पूरा से पूरा ही लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे है. फिर वाटरवेज, शिपिंग, फिर अदर मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. उसके बाद करेंसी एंड एक्सचेंज वो सब गवर्नमेंट के हाथ पे होता है. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस मस्ट बी रेगुलेटेड इन नेशनल इंटरेस्ट. अभी भी ऐसा ही है. Thus, the foundation of state capitalism in India was laid. Somehow, this kind of economic thinking came to be considered by many as socialism. तो इस प्रकार भारत में राज्यों पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म के
नींव रखी गई थी। किसी तरह इस तरह की आर्थिक सोच का कोई लोग समाजवाद मानते थे। ऐसा मतलब इसको ही समाजवाद मानते थे कैपिटलिज्म के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद ही मतलब भारत में उसके बाद तो मिक्स्ड, सब कुछ मिक्स्ड है, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट। आप लोगों को पता है स्टेट को मतलब जहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, जैसे कुछ एसेंशियल कमोडिटी से। आप लोग अगर करंट अफेयर्स फॉलो करते थे पता होगा आप लोगों को, सोयाबीन जो था कोरोना के वक्त में, जो जब मतलब बहुत क्राइसिस हुआ था, फूड क्राइसिस बीच में थोड़ा थोड़ा, इतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था भारत में लेकिन हुआ था, तभी मतलब गवर्नमेंट ने सोयाबीन को वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाल दिया था और उसको एक्सटेंड भी किया था। हालांकि अभी जून 2022, हाँ जून तक मेरे ख्याल से वो सोयाबीन एसेंशियल कमोडिटीज है। एसेंशियल कमोडिटीज होने से क्या होता है, उसका जो रेट होता है, प्राइस होता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है उसका। मतलब कोई मतलब उसको मतलब होर्डिंग नहीं कर सकता है। होर्डिंग मतलब कालाबाजारी जो होता है, जो रख देते हैं स्टॉक में, ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा जिसके मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है उस चीज़ में, उसका प्राइस भी गवर्नमेंट बनाता है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी इग्नू का बुक्स का क्वेश्चन, यूनिट 1, लीगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट। Was there an economic perspective of early national movement in India? तो इसमें क्या लिखना है आप लोगों को, तो क्या लिखना है, जो नेशनल मूवमेंट था, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था क्या उस नेशनल मूवमेंट में? अर्ली जो नेशनल मूवमेंट हुआ था भारत में, तो बहुत सारा नेशनल मूवमेंट धीरे 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 हुआ था, सभी का तो इकोनॉमिक तो पर्सपेक्टिव होगा ही, हुआ था ना। तो आप लोग याद कीजिए, हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसके बाद जो पॉइंट पढ़ा वहाँ से लिखना है ये वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। व्हाट वाज द गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? वही गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका सब्सटेंस ऑफ स्वराज, यही लिखना है। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके और पहले चले जाइए, 10 मिनट लगभग, वहाँ तक मिल जाएगा आपको गांधी जी का कंट्रीब्यूशन। उसके बाद है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक थिंकिंग इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहाँ पे मैंने बोला था रशिया, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, जो मतलब सोशलिज्म के बाद याद आने से हम लोग कहाँ चले जाते हैं, रशिया और चाइना। वही वाला जो रिवोल्यूशन हुआ था, बल्शविक रिवोल्यूशन यूएसएसआर में, उसके वाला टॉपिक लिखना है सोशलिज्म के बारे में आप लोगों को। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड इकोनॉमिक थिंकिंग इन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्रिस्टलाइज्ड एट द एंड? वही वाला जो कॉन्सेंसस है, पूरा कॉन्सेंसस, 2 स्लाइड अभी अभी हम लोगों ने किया, ये दोनों स्लाइड आपको लिखना है। ठीक है, उसके पहले इंट्रोडक्शन का कुछ लाइन डाल दीजिएगा, ऐसा ही लिखना है। मतलब जो इंट्रोडक्शन है उसको मतलब डालना है, किसी भी क्वेश्चन में आप डाल दीजिए। मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन दिया था, किसी भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आए तो इंट्रोडक्शन पहले डाल दीजिए आप, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद उस आंसर को कीजिए, कॉन्सेंसस लिखिए या कुछ भी गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखिए, पहले इंट्रोडक्शन डालिएगा। 20 मार्क का क्वेश्चन है। अभी हम पास्ट 6 अटेम्प्ट देखते हैं। तो पास्ट 6 अटेम्प्ट में हम लोग देखेंगे जून 2021 से लेकर दिसंबर 2018, यहाँ पे दिया हुआ है। इन 6 सालों का क्वेश्चन पेपर हमने एनालिसिस किया। इसके बेसिस में मैंने देखा कि 3 क्वेश्चन आया है इस 6 अटेम्प्ट्स में से। तो पहला जो है दिसंबर 2020, इसमें आया एग्जामिन गांधी जी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक थिंकिंग इन द अर्ली नेशनल मूवमेंट। तो गांधी जी का जो थिंकिंग था अर्ली नेशनल मूवमेंट में, वही लिखना है। ये वाला जो बी नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक थिंकिंग, इग्नू का बुक का यही वाला क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। देखा, इग्नू के बुक से भी क्वेश्चन आता है, बुक का पीछे का सभी क्वेश्चन कीजिएगा। और चैप्टर अच्छे से करने से मतलब आप लोग लिख पाएंगे। 1-2 बार क्लास सुनने के बाद और एक बार रीड कर लीजिएगा, आप लोग लिख पाएंगे एग्जाम में। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये वाला कौन सा लिखना है? डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक थिंकिंग, याद कीजिए कौन सा हुई, नीड। ये भी किताब का क्वेश्चन है, सी नंबर। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्टिक थिंकिंग इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी एग्जाम में आया है दिसंबर 2019। फिर दिसंबर 2020, सॉरी यहाँ पे दिसंबर 2018 था ये वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन गांधी जी व्यू ऑन डेवलपमेंट, गांधी जी के व्यू क्या थे डेवलपमेंट के ऊपर, ये खुद लिखिएगा आप। वही मतलब अब गांधी जी का जो इकोनॉमिक सोच था, इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले इस चैप्टर का, फिर गांधी जी का जो इकोनॉमिक सोच था, उसके बाद उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी डाल दीजिएगा। बिस्मार्क का एक्चुअली दिसंबर 2018 पे आया था। और एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अभी मतलब मैं छोड़िए नहीं बोलूँगा, नहीं बोल देता हूँ, फिर आप लोग सोच में पड़ जाएंगे। इस चैप्टर जो है एक ट्रेंड देखिए, सभी मतलब दिसंबर का क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है वो जून का एग्जाम है, वही मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करके जाइएगा, फर्स्ट चैप्टर है ना, आ सकता है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का कक्षा ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ अच्छा लगा है इंडिया बुक का एक कक्षा। तो जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू।